नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में दोस्तों। तो आज हम प्रश्नावली 11.2 को करेंगे हल। और इससे पहले हमने 11.2 का जो प्रतिलोम समानुपात है उसका परिचय दिया है, उसका इंट्रोडक्शन सेक्शन भी कर रखा है हमने। उसकी एक वीडियो बना रखी है, 12 मिनट के आसपास की है, उसको हमने प्ले लिस्ट में डाल दी है। तो आप पहले जो है कि उस इंट्रोडक्शन सेक्शन को देखिए, उसके बाद प्रश्नावली 11.2 को अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो बहुत आसान होने वाला है। तो चलिए हम अगले पेज से शुरू करते हैं। प्रश्नावली 11.2 कक्षा 8 गणित। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम समानुपात में है। इंट्रोडक्शन अगर देख लिया तो बहुत आसान होने वाला है। तो पहला क्या दिया गया है, किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय, अगर व्यक्ति ज्यादा होंगे तो समय कम लगेगा और अगर हमारे व्यक्ति कम होंगे तो समय ज्यादा लगेगा। एक राशि बढ़ रही है, दूसरी राशि घट रही है, तो अगर एक राशि बढ़ती है दूसरी राशि घटती है तो उसको बोलते हैं हम प्रतिलोम समानुपात। यहाँ पे क्या हो रहा है, व्यक्तियों की संख्या अगर हम बढ़ाएंगे ना तो हमारा जो कार्य होगा वो जल्दी निपट जाएगा। और अगर हम व्यक्तियों की संख्या कम कर देंगे, लेबर या कोई भी मिस्त्री कुछ भी हो सकता है, कुछ भी काम कर रहे हैं उनको हम कम कर देंगे तो हमारा समय ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रतिलोम समानुपात है। तो पहले का जो उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, जो पहले का इसमें पहले का जो उत्तर हो जाएगा हमको लिखना है यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है। क्या लिखना है, यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है, समानुपात है। ठीक है, और आगे से अगर आप लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या कम होने पर समय ज्यादा लगेगा और व्यक्तियों की संख्या ज्यादा होने पर समय कम लगेगा क्या करने में, कार्य करने में। दूसरा, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और दूरी। तो हमारी चाल है समान चाल से, हमको एक ही चाल से जाना है। जैसे मान लो आप स्कूल जा रहे हैं तो बस एक ही चाल से जाना है, ना उस स्पीड को कम करना है ना उस स्पीड को बढ़ाना है, चाल एक ही रहेगी। तो क्या होगा हमारा दोस्तों यहाँ पे, कि समय और दूरी, तो दूरी अगर ज्यादा होगी, स्कूल दूर होगा तो हमारा टाइम भी ज्यादा लगेगा, समय भी ज्यादा लगेगा। और स्कूल नजदीक होगी तो हमारा समय भी क्या होगा, कम लगेगा। तो अगर एक राशि बढ़ रही है तो उसके साथ दूसरी भी बढ़ रही है, यानी कि समय, दूरी ज्यादा होगी तो समय भी ज्यादा लगेगा और दूरी कम होगी तो समय भी कम लगेगा। तो ये है हमारा प्रत्यक्ष समानुपात, ये प्रतिलोम नहीं है, ये प्रत्यक्ष समानुपात है। तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर प्रत्यक्ष है। यहाँ पे क्या है, ये प्रत्यक्ष, या इसको सीधा भी बोलते हैं हम, प्रत्यक्ष समानुपात है, प्रत्यक्ष समानुपात है। ठीक है मेरे दोस्तों, तीसरा देख लेते हैं, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। तो सीधा सा मतलब है, अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो फसल भी तो ज्यादा काटी जाएगी ना। ज्यादा बड़ा खेत होगा तो फसल भी बहुत ज्यादा होगी, और खेत छोटा होगा, उसका क्षेत्रफल छोटा होगा तो फसल भी कम होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक चीज बढ़ रही तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है। क्षेत्रफल भी बढ़ेगा तो फसल भी बढ़ेगी, और क्षेत्रफल कम होगा तो फसल भी कम होगी। तो यहाँ भी सीधे सीधे हम क्या कह सकते हैं, प्रत्यक्ष समानुपात है। तो यहाँ भी हमारे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पर मतलब इसका उत्तर दे रहा हूं मैं तीसरे वाले का, यहाँ पर भी क्या है, ये प्रत्यक्ष समानुपात है, प्रत्यक्ष समानुपात है, या अनुपात भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल, वाहन की चाल का मतलब स्पीड मान लो इसको। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यात्रा में लिया गया, यात्रा निश्चित है, यात्रा हमको दिल्ली से देहरादून ही करनी है, मान के चल लो ऐसा। तो दिल्ली से देहरादून की दूरी तो निश्चित है, तो अगर हम गाड़ी की स्पीड बहुत तेज कर लेते हैं तो हमारा समय कम लगेगा। मान के चलो गाड़ी से आ रहे हैं तो स्पीड ज्यादा तो समय कम, और अगर हम स्पीड आराम मतलब हमारी स्लो स्पीड होती है तो हमारा समय क्या लगने वाला है, ज्यादा लगने वाला है। तो यहाँ पर एक चीज कम हो रही है, दूसरी चीज बढ़ रही है। तो यहाँ पर है दोस्तों हमारा क्या, प्रतिलोम समानुपात। तो हमारे पास जो चौथा वाला ऑप्शन है, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है। क्या है दोस्तों, प्रतिलोम समानुपात है, समानुपात है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बता रखा आपने ढंग से। और यहाँ पर पांचवा है, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्र, इसको समझ लो ढंग से कि हमारे पास किसी देश की जनसंख्या तो बढ़ती है या घट भी सकती है, लेकिन देश का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो निश्चित होता है। ठीक है, तो अगर मान के चलो हमारे देश का जो क्षेत्रफल है उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे हमारे देश में रहते हैं, तो हमारा जो क्षेत्रफल है प्रत्येक व्यक्तियों को उनको बांट दिया जाए, उस क्षेत्रफल को बांट दिया जाए तो हमको भूमि कम मिलेगी।
और अगर लोगों की संख्या कम होगी हमारे देश में तो प्रत्येक व्यक्ति को हम उस भूमि को बांटेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को वो जमीन या भूमि ज्यादा मिलेगी। तो यानी कि कहने का मतलब है अगर जनसंख्या बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति जो भूमि है जो होगा वो क्या होगा, कम होगा और दर कम होगी। और अगर जनसंख्या कम होती है तो प्रति व्यक्ति भूमि का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे लोग बढ़ेंगे तो भूमि का क्षेत्रफल कम हो जाएगा, भूमि कम नहीं होगी लेकिन जो अगर उसको बांटेंगे तो तब जाके उस एक व्यक्ति को क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और अगर जनसंख्या कम होगी तो एक व्यक्ति को भूमि ज्यादा मिल जाएगी। तो यहाँ पर है हमारे पास प्रतिलोम समानुपात। यहाँ पे कौन सा है, तो हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर प्रतिलोम, क्या है यहाँ पे, प्रतिलोम समानुपात है, समानुपात है। तो समझ में आ गया होगा, इंट्रोडक्शन सेक्शन जरूर देखना है तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे आ गया होगा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसके बाद करते हैं हम प्रश्न नंबर 2 अगले पेज में। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 2 दिया गया है इसमें, एक टेलीविजन गेम शो में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि प्रत्यक्ष समानुपात है, या व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है, या प्रतिलोम समानुपात में है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 1 लाख रुपया है जो इनाम की राशि है। अब उसमें विजेता एक होते हैं तो पूरा 1 लाख रुपए एक को मिलेंगे, अगर 2 होंगे तो वो 1 लाख रुपए बटेंगे, विजेता 3 होंगे तब भी 1 लाख रुपए बटेंगे। यानी कि जो 1 लाख रुपया है वो अचर संख्या है हमारे पास। अब हमको क्या करना है, इनको बांटना है। तो विजेता जितने ज्यादा होंगे तो उतना ही कम रुपया मिलेगा ना, क्योंकि रुपया तो 1 लाख है, एक ही विजेता होगा तो पूरा उसको मिल जाएगा। 10 विजेता होंगे तो सबको 10-10 हजार रुपए मिलेंगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, हमारे जो पुरस्कार की राशि क्या हो रही है, जब विजेता ज्यादा हो रहे हैं ना, एक विजेता है तो 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, 2 विजेता है तो फिर पुरस्कार की राशि 50-50 हजार रुपए हो रही है। यहाँ पे दे भी रखा है। तो इसमें हमारे पास है प्रतिलोम समानुपात, और प्रतिलोम समानुपात को बोलते हैं हम व्युत्क्रमानुपाती। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारा जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, इंट्रोडक्शन सेक्शन तो देख रखा ना आप लोगों ने। तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा यहां से आ जाएगा क्या, पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के, क्या लिखेंगे हम, सीधे सीधे हम लिखेंगे दोस्तों पुरस्कार की धनराशि, पुरस्कार की धनराशि लिखना है आपको, ये तभी पूरे नंबर मिलेंगे आप लोगों को। पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के, विजेताओं की संख्या के, विजेताओं की संख्या के क्या, व्युत्क्रमानुपाती है। क्या लिखेंगे, व्युत्क्रमानुपाती है। समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों प्यारे साथियों अब हम करते हैं सारणी को पूरा। तो सारणी को पूरा करने से पहले यहाँ पे जो ये रिक्त स्थान थे, यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूं, मैंने मान लिया कि यहाँ पर x1 होगा, यहाँ पर x2, x3, x4 और xy, ये कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो इसी को हमको निकालना है। तो हम यहाँ पर x1 निकालेंगे मेरे दोस्तों। तो x1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिलोम समानुपात है, इन दोनों की गुणा इन दोनों के बराबर हो जाएगा। ये प्रतिलोम समानुपात का नियम है, ये हमने बता रखा है आप लोगों को इंट्रोडक्शन सेक्शन में। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, पहले का इसका निकाल देंगे हम x1 का। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 गुणा गया 4, यानी कि इन दोनों की गुणा, इन दोनों राशियों की गुणा इन दोनों के बराबर हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 1 गुणा गया 1 लाख। ठीक है, जीरो ढंग से गिन लेना, इसमें 5 जीरो होते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, अब क्या हो जाएगा, हमको x1 निकालना है। तो ये x1 बराबर हो जाएगा 1 लाख की गुणा 1 से करेंगे तो 1 लाख ही आएगा ना, 1 2 3 4 5, और बट्टे ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में x1 के साथ, यहाँ जाएगा तो ये बट्टे में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे। अब हमको इसको जो है कि क्या करना है, x1 आ जाएगा हमारे पास, 4 की टेबल आती है, 4 दूनी की चलो नहीं आती तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसको 4 से हमको डिवाइड करना दोस्तों, 4 से, चाहे आप 2 2 से भी काट सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 4 दूने की 8 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, और 4 पंजे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 20 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पीछे बच गए हमारे 3 जीरो, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो कितना आ गया दोस्तों, ये 25,000 आ गया। जब हमने इसको इससे डिवाइड करा तो ये आ गया हमारे पास 25,000 रुपये। यानी कि अगर हमारे पास कितने विजेता होते हैं, 4 विजेता होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 25,000 रुपये। कितना आ जाएगा,
25,000 रुपये। अब सेम ऐसे ही दोस्तों हमको क्या करना है, अब हमको x2 निकालना है। तो यहां पर ध्यान दिखिएगा, इसका जो मल्टीप्लाई होगा ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई अब इन दोनों के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमको कुछ चेंज नहीं करना है, आपको तो पूरा लिखना है। मैं यहाँ पे x1 की जगह क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे x2 लिख रहा हूँ मेरे दोस्तों। इसको तो हम हटा देंगे यहाँ से, और इसको भी हम इसको मिटा देंगे। तो अब हमको x2 निकालना है, तो ये x2 भी तो इसी के बराबर होगा। ये 5 गुणा गया x2 बराबर इसी के बराबर होगा मेरे दोस्तों। ये नियम होता है प्रतिलोम समानुपात का। तो x2 किसके साथ मल्टीप्लाई में है, 5 के साथ। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 5। समझ में आ गया, यानी कि इन दोनों की गुणा इनके बराबर। अब हम x2 निकालेंगे, तो x2 बराबर हो जाएगा 1 लाख की गुणा 1 से करेंगे तो ये तो दोस्तों 1 लाख ही आएगा हमारे पास। और ये 5 कहां चला जाएगा, 5 इसके बट्टे में चला जाएगा यहाँ पे। तो x2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 5 दूने के क्या हो जाएगा 10, 5 दूने क्या हो जाएगा दोस्तों 10, 5 एकम 5 होता है ना। यहाँ पे कितने जीरो बच गए, 1 2 3 4, तो 2 के पीछे 4 जीरो, 1 2 3 4। तो यानी कि x2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे, कितनी आ गई मेरे दोस्तों, 20,000 रुपया। कितना आ गया, 20,000 रुपया। अब हमको क्या निकालना है, x3 निकालना है। तो दोस्तों इन दोनों की गुणा भी इसके बराबर ही होगा। इन दोनों की गुणा इसके बराबर भी हो सकती है। यहाँ पर जरा लंबी मल्टीप्लाई हो जाएगी, लंबा गुणा करना पड़ेगा 5 से 20,000 से। तो हम सीधे सीधे क्या कर लेंगे, इन दोनों की गुणा भी इसके बराबर होता है, ये हमने आपको बता रखा है। तो ये आ गया 20,000 रुपये। अब निकालेंगे हम किसकी गुणा निकालेंगे दोस्तों, इस के बराबर, इन दोनों के गुणा के बराबर। अब इनकी हो जाएगी क्या, x3। तो x2 की जगह पर क्या लिखेंगे, x3, और x3 के साथ गुणे में क्या आएगा, 8 आएगा। तो अगर हम x3 निकालते हैं तो ये तो 1 लाख ही रहेगा मेरे दोस्तों, और ये 8 यहाँ पर आ जाएगा इसके अपोर्ड में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके डिवाइड में। अब 1 लाख को आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, बताओ, इसको डिवाइड करना है, चाहे 2 से कर लो, चाहे 4 से काट लो, चाहे 8 से काट लो। तो 8 एकम क्या हो जाएगा, 8, 10 में से 8 गया कितना, 2, डिवाइड करना तो आता ही होगा। अब यहाँ पर हम इस जीरो को ले लेंगे, इसके साथ क्या होगा 20, और 8 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 16, दिख रहा है ना आप लोगों को। और यहाँ पे क्या बच जाएगा 4, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे क्या बचा 1, 1 में से 1 गया, तो यहाँ पे क्या है 0। इसके बाद हमने ले लिया यहाँ से 1 0। तो 8 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों 40। तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं, यहाँ पे 2 जीरो बच गए हमारे पास, इसको ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो x3 आ गया ना, वो x3 आएगा 12,500। क्या आ गया मेरे दोस्तों 12,500। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अब हमारे पास आ गया ये 12,500, 12,500। अब इसके बाद हमको करना है x4 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ में देखो क्या होगा मेरे दोस्तों, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ x3 की जगह पर हम लिखेंगे अब x4, और x4 के साथ मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास 10 है। क्या है मल्टीप्लाई में 10, और ये यही रहेगा, इन दोनों की गुणा सबके बराबर हो रहा है ये। तो यहाँ पे x4 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 1 लाख, और बट्टे जो ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा बट्टे में। तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो x4 आ गया हमारे पास कितना, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000। कितना आ गया मेरे दोस्तों 10,000। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 10,000। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है मेरे दोस्तों समझ में, बहुत आसान है। अब निकालना है हमको, क्या निकालना है दोस्तों, अब निकालना है हमको x5, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे 4 की जगह 5 कर देंगे, इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा मेरे दोस्तों 20, और इसको इसी के बराबर रखना है हमको। आप इनके बराबर भी रख सकते हैं, मल्टीप्लाई बड़ी हो जाएगी तो चालाकी करेंगे। यहाँ पे 1 है, 1 की मल्टीप्लाई जिससे करने वही आता है, इसलिए मैं इन दोनों से ही मल्टीप्लाई रख रहा हूं। अब हमको x5 निकालना है मेरे दोस्तों। तो x5 बराबर क्या हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा ना यहाँ पे, और ये बट्टे जो 20 मल्टीप्लाई में यहाँ चलाएगा, इसके बट्टे में चला जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, काटना भी सीखना है आप लोगों को। तो ये x5 बराबर आ जाएगा 5 दूने की क्या हो जाएगा 10, सॉरी क्या हो जाएगा 5 दूने 10 नहीं होगा, 2 पंजे 10 होगा, 2 एकम 2, 2 पंजे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे 5 आ गया, पीछे हमारे पास छोड़ के 3 जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 जीरो, मतलब 5,000 रुपया। तो x5 आ गया हमारे पास 5,000 रुपया। तो देख रहे हैं आप लोग, जब विजेताओं की संख्या बढ़ रही है तब हमारी पुरस्कार की राशि क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 भी हो गया है कंप्लीट। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है और ये प्रश्न भी समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद करते हैं हम प्रश्न नंबर 3।
तो प्यारे साथियों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, रहमान तिल्लियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। देखो ये रहमान है, रहमान कोई लड़का है, वो एक यहाँ पे एक पहिया बना रहा है। ठीक है, पहिया का मतलब समझते हैं ना, जो गोल गोल बना रहा है उसको। वह समान तिल्लियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तिल्लियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर हैं। सारणी को पूरा कीजिए। तो हमको एक तो इसकी सारणी पूरी करनी है, उसमें 2-3 प्रश्न भी दिए गए हैं, हमें उनका भी हल निकालना है। तो देखो कि दोस्तों क्या कर रहा है, एक लड़का रहमान है, रहमान क्या करता है, एक तिल्लियों से, जैसे तिल्लियां मान के चलो ना, ये तिल्लियों से ऐसे करके एक पहिया बना रहा है, उनको जोड़ जोड़ करके। लेकिन वो क्या कर रहा है कि जो इनके युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब क्या होता है, पेयर होता है, जोड़ा होता है, जो इनके बीच का जो कोण होगा ना वो बराबर लग रहा है। वो तिल्लियां इस प्रकार से लगा रहा है पहिए पे कि जो ये कोण होगा, इसके बीच का कोण, ये और ये और ये चारों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। वो इस प्रकार से इस पहिए को बना रहा है और उसके बीच क्या कर रहा है, तिल्लियों को लगा रहा है। आप अपने बुक्स में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सारणी को पूरा करेंगे, और इस सारणी को पूरा करने के बाद उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनका भी हम साथ साथ में उत्तर उसके बाद करेंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ बोर्ड में जरा इस बोर्ड पे जगह कम है। ठीक है मेरे दोस्तों, इसलिए मैं पूरे प्रश्न नहीं लिख पाया इसमें, तो इसके बाद देखेंगे उन प्रश्नों को। तो देखिए हमको क्या करना है कि जैसे जैसे दोस्तों हमारी तिल्लियां बनेगी ना, वैसे वैसे हमारा जो कोण बनेगा वो कम होगा। क्यों, अगर हम यहाँ पे 4 तिल्लियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास 4 कोण बन रहे हैं। अब यहाँ पे कितने तिल्लियों का इस्तेमाल किया गया है, मान के चलो यहाँ पे देखो 1, फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 6 तिल्लियों का इस्तेमाल किया गया है। तो जो ये कोण होगा, यहाँ पे बड़ा कोण बन रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास 6 तिल्लियों का जब इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पे 60-60 डिग्री के कोण बनने। देखो यहाँ पे कितने डिग्री के कोण बनने दोस्तों, 90, यहाँ पे 90 का बनेगा, यहाँ पे 90 का बनेगा, यहाँ पे 90 का बनेगा। क्योंकि इसका जो पूरा कोण होगा ना, इस वृत्त का पूरा कोण, तो एक वृत्त 360 डिग्री का होता है। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको जो है कि इस अध्याय के हिसाब से इसको निकालना है, प्रतिलोम समानुपात सीधा और प्रतिलोम समानुपात के अकॉर्डिंग ही इनका उत्तर निकालना है। लेकिन उत्तर निकालने के लिए तो 360 डिवाइड कर लो, आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, जब हमारे पास 6 तिल्लियों से, जब रहमान ने 6 तिल्लियों का इस्तेमाल किया, तब हमारे पास जो कोण बना वो कितना का बना, एक कोण 60 डिग्री का बना। तो ये भी 60 डिग्री का ही बनेगा, ये भी 60 डिग्री का ही बनेगा दोस्तों। ये भी कितने का बना रहा है वो, 60, मतलब सबको बराबर बना रहा है वो, यानी कि कम ज्यादा नहीं बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जब तिल्लियों की संख्या बढ़ेगी तो कोण जो बनेंगे हमारे वो घटेंगे। आप इसको मत गिनना कि भाई ये कोण तो बढ़ गए, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोण बने, नहीं, डिग्री में, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का था, देखो यहाँ पर 60 डिग्री का होगा, तो 90 से ये कम आ गया ना, 60 डिग्री पे आ गया, ये समझना है आप लोगों को। तो अब हम इस सारणी को पूरा करेंगे। इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारे पास तिल्लियों की संख्या अगर बढ़ती है तो क्रमागत तिल्लियों के बीच के युग्म के बीच का जो कोण होगा, इनके बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा, घटेगा, कम होगा। अतः ये क्या है, एक प्रतिलोम समानुपात में है। समझ में आ गया, व्युत्क्रमानुपाती है। तो जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो इन दोनों का गुणा इसके बराबर होगा, और इन दोनों का गुणा इनके बराबर होगा, इसका गुणा इनके बराबर होगा, इनका गुणा इनके बराबर होगा। तो मैं मान लेता हूं, मान के चलो कि यहाँ पे सारणी को पूरा करने में यहाँ पे हम ले लेते हैं, क्या ले लो, यहाँ पे y1 ले लो, यहाँ पे y2 ले लो, यहाँ पे y3 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, अब हमको y1 निकालना है, तो इस y1 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसलिए क्योंकि ये किसमें है, ये व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए हम लिख सकते हैं। अगर आपको हल करना है तो पहले ऊपर एक लाइन लिख देना कि क्योंकि यह व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि 4 गुणा गया 90, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो इन दोनों के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 8 गुणा गया y1 के बराबर हो जाएगा। ये मैंने सिखा रखा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों y1 बराबर क्या आ जाएगा, 4 गुणा गया ये 90 हो जाएगा, और जो यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 4 एकम 4, 4 दूना क्या हो गया यहाँ पे 8। अब इस 2 से हम क्या कर देते हैं, इस 90 को काटेंगे, तो देखो 90 में हम 2 का भाग देंगे मेरे दोस्तों, तो 2 चौके क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1, 10, और 2 पंजे क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो ये इसको काटेंगे तो आ गया हमारे पास 45 डिग्री। समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों। तो यानी कि हमने यहाँ पे निकाल दिया, हमारा आंसर आएगा y1, और y1 बराबर आ गया यहाँ पे 40 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि अगर 8 तिल्लियों से वो 8 तिल्लियों का इस्तेमाल करता है किसी इस पहिए को बनाने के लिए, उनके बीच बराबर का कोण बनाता है, तो वो 45 डिग्री का कोण बनेगा। अब ऐसे ही हम यहाँ पे किसका निकालेंगे, y2 का निकालेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है क्योंकि
तिल्लियों की संख्या और उनके बीच के कोण का कोण जो है कि प्रतिलोम समानुपात में है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसी का इस्तेमाल करेंगे। 4 गुणा गया 90 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 गुणा गया y2, या 10 गुणा गया y2 करो या y2 गुणा गया 10 करो, इसको पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो y2 बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास क्या 4 गुणा गया 90, और जो यहाँ मल्टीप्लाई में 10, ये 10 यहाँ आ जाएगा तो ये बट्टे में चला जाएगा। अब यहाँ पर देखो 0 से 0 कट गया, तो ये y2 बराबर आ गया हमारे पास 4 9 36। अतः हम कह सकते हैं जब रहमान 10 तिल्लियों का प्रयोग करता है तब हमारे जो बीच के युग्म का जो कोण बनेगा, दो तिल्लियों के बीच के युग्म का कोण वो कितने डिग्री का बनेगा दोस्तों 36 डिग्री का बनेगा। समझ में आ रहा है ना? अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सब क्वेश्चनों को एक जैसे ही करना है हमको। और अब निकालेंगे हम y3 यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों क्योंकि तिल्लियों की संख्या और क्रमागत तिल्लियों के एक युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है, इसलिए क्या लिखना है दोस्तों हमको, इसलिए हमको लिखना है यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 गुणा गया क्या हो जाएगा 90 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 गुणा गया y3। ये मैंने फॉर्मूला बता रखा है आप लोगों के लिए, हाँ इंट्रोडक्शन सेक्शन में पूरा बता रखा है ये कहाँ से क्या आता है। और अगर आपके वहां नहीं भी जाना था तो यहीं पे समझ लो कि जब प्रतिलोम समानुपात होता है तो ये इसका इन दोनों का गुणा इसके बराबर होता है, फिर इसका गुणा इसके बराबर होता है, इसका गुणा, ये सब आपस में बराबर होता है, तो ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ये सब आपस में क्या होता है इनकी मल्टीप्लाई बराबर में होती है। तो y3 निकालेंगे तो y3 बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों 4 गुणा गया 90 बटे ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 4 3 क्या हो जाएगा 12 और 3 3 क्या हो जाएगा 9, 0 बच गया। तो दोस्तों यहाँ पर आ गया ये 30, और 30 किस में आ गया ये कोण है, तो यहाँ पर डिग्री लगा सकते हैं, हम डिग्री लगाएंगे। अतः हमारे पास जो y3 आ गया वो कितना आ गया मेरे दोस्तों 30 डिग्री आ गया। तो सारणी का तो हमने पूरा कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जब 4 तिल्लियों से बना रहा हो एक पहिया तो 90 डिग्री का कोण बनना है, 6 तिल्लियों से बनाएगा तो 60 डिग्री का, 8 तिल्लियों से बनाएगा तो 45 डिग्री का, 10 तिल्लियों से बनाएगा तो 60 डिग्री का कोण बनेगा इनके बीच में, ठीक है। और 12 तिल्लियां अगर इस्तेमाल करेगा रहमान तो इनके बीच का जो कोण बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री का। अब इसके बाद करते हैं हम, इसका 3 प्रश्न दिए गए हैं, उनको पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद उनका भी हम उत्तर निकालते हैं, जवाब ढूंढते हैं। तो दोस्तों इसमें इस प्रश्न नंबर 3 का पहला जो प्रश्न दिया गया है वो क्या दिया गया है कि क्या तिल्लियों की संख्या और क्रमागत तिल्लियों के बीच किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है। तो देखो ये कहने का मतलब क्या है कि अगर तिल्लियों की संख्या मतलब बढ़ रही है तो क्या जो क्रमागत तिल्लियों के बीच के युग्म का जो कोण बन रहा है क्या वो कम हो रहा है क्या उसी अनुपात में। तो बिल्कुल यहाँ पर वही हो रहा है, यहाँ पर जैसे जैसे हमारे तिल्लियों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे कोण क्या हो रहे हैं घट रहे हैं। देखो जब 4 तिल्लियां थी तो 90, 6 तिल्लियों का 60, 8 तिल्लियां थी तो 45, 10 तिल्लियां बढ़ रही हैं तो ये 36 डिग्री आ गया, और 12 तिल्लियां थी तो ये 30 डिग्री का आ गया। इसका मतलब ये क्या वो है प्रतिलोम समानुपात में है। तो इसका उत्तर मैं यहीं पर लिख देता हूं, यहाँ पे इसका आंसर आएगा दोस्तों हाँ ऐसे लिखेंगे आप। उसके बाद लिखेंगे तिल्लियों की संख्या और क्रमागत तिल्लियों के बीच के युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है, ठीक है। हाँ लिख दिया, उसके बाद यहां से लिखेंगे आप और यहां तक लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ भी लिखेंगे तो चल जाएगा। समझ में आ गया। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है दोस्तों, 15 तिल्लियों वाले एक पहिए के क्रमागत तिल्लियों के बीच किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए। कहने का मतलब है कि रहमान अगर 15 तिल्लियों का इस्तेमाल करते हैं तो उसके जो बीच का जो कोण बनेगा उसको निकालिए। परिकलित करिए का मतलब है निकालिए। तो दोस्तों हम इसी की हेल्प से निकाल देंगे इसको। देखो यहाँ पे तिल्लियों की संख्या है, तो तिल्लियों की संख्या तो कितने तिल्लियों का इस्तेमाल करना है 15, तो मैंने इसको बढ़ा दिया है, इस सारणी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों 15। अगर 15 तिल्लियों का इस्तेमाल करता है तब कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो हमको नहीं मालूम कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो मान लो कि यहाँ पे ये y डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो पहिया 360 डिग्री का ही होता है, तो इसके बराबर यानी कि इन दोनों की जो 4 गुणा के 90 करेंगे वो हो जाएगा 15 गुणा के y के बराबर, क्योंकि ये किसमें है प्रतिलोम समानुपात में है। तो यहाँ पर मैं इसका उत्तर निकाल रहा हूं इस सेकंड वाले का, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा सेकंड वाले का यहाँ पर उत्तर आ रहा है हमारे पास। पहले वाले का तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया, उत्तर है सेकंड वाले का। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यह तिल्लियों की संख्या और उसके क्रमागत तिल्लियों के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि 4 गुणा गया 90 बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों 15 गुणा गया y। 15 गुणा गया क्या लिखेंगे y लिखेंगे। तो मैं इसको आगे कर रहा हूं, यहाँ पे नीचे जगह कम है,
तो यहाँ पे ये 9 नहीं है, ये y है मेरे दोस्तों, y है। तो ये y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, y बराबर हो जाएगा इन दोनों की गुणा, तो ऐसे रहेगा, इसको ऐसे रहेगा, तो 4 गुणा गया 90, और जो ये यहाँ 15 है इस y के साथ गुणे में, ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। ये तो आप समझदार हो गए हैं आप, ये हमने कई बार बता दिया है, आपका बेसिक भी सुधर गया होगा। अब क्या करेंगे हम, 15 के टेबल आते हैं, नहीं आते हैं, उसे 5 से कट्टा मेरे दोस्तों, ये 15 छक्के 90 होता है, 15 के टेबल तो आते होंगे, इतना मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से। तो यानी कि 15 एकम 15, 15 छक्के क्या हो जाएगा, ये 90। तो यहाँ पर बच गया हमारे पास क्या, 4 गुणा गया 6, तो 6 छक्के कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है युग्म का कोण, तो यानी कि ये 24 डिग्री का कोण आ जाएगा मेरे दोस्तों। अगर हम 15 तिल्लियों का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये 24 डिग्री का कोण, ये आंसर होगा आपका पीछे। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद मेरे दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे हम, किसका, थर्ड वाले का। तो इसको मैं कर रहा हूं इरेज, क्योंकि मेरे पास जगह यहाँ पे बहुत कम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पर हम उत्तर निकालेंगे थर्ड का। क्या दिया गया है, यदि क्रमांक तिल्लियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है। अब उसने कह दिया कि भाई 40 डिग्री का कोण है, तो अब हम यहाँ पे जो ये कोण है यहाँ पर लिख देंगे भैया दोस्तों 40, कोण तो है हमारे पास 40 डिग्री का। तो आवश्यक तिल्लियों की संख्या कितनी होगी, तो हमें नहीं मालूम कि आवश्यक तिल्लियों की संख्या कितनी होगी, तो माना जो है कि तिल्लियों की संख्या यहाँ पे z होगी, कुछ भी मान सकते हैं हम, x y z a b c d, z होगी। तो अब हमको ये z निकालना है, तो इसका भी वही नियम है, प्रतिलोम समानुपात में है, ये 4 गुणा गया 90 बराबर z गुणा गया क्या कर देंगे 40 कर देंगे, या इसको 300 क्या कर देंगे हम, तिल्लियों की संख्या कर देंगे। तो मतलब इसके बराबर रखो, चाहे इसके बराबर रखो, चाहे इसको जो है कि इसके बराबर रखो, ये सब आपस में बराबर हैं। मैं इसको इसलिए रख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे हमको छोटी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 गुणेगा 90 का, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पे तिल्लियों की संख्या, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, तिल्लियों की संख्या, आवश्यक तिल्लियों की संख्या बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा, क्या निकालेंगे इसको कि 4 गुणा गया 90, क्योंकि ये प्रतिलोम समानुपात में है, बराबर क्या हो जाएगा z गुणा गया 40। मैंने z मांग रखा, आप कुछ भी मान लो, ए बी सी डी मान लो, कुछ भी मान लो। अब a बराबर क्या हो जाएगा, हमको z निकालना है, तो z बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणा गया 90, 4 गुणा गया 90, ये यहाँ मल्टीप्लाई में 40 यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बट्टे में चला जाएगा 40। अब यहाँ पर देखो दोस्तों आसान है, ये 0 से 0 कट जाएगा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो बराबर आ गया यहाँ पे 9। अब 9 क्या है यहाँ पे, 9 हमारे पास क्या आएगा, क्रमांक तिल्लियों का प्रत्येक के बीच का कोण तो दे रखा है, तो तिल्लियां आएगी, यानी कि वो 9 तिल्लियों का इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पे z बराबर आ गया हमारे पास 9। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 लंबा था बहुत आसान, लेकिन इसमें जो है कि लिखना बहुत पड़ा मेरे को, और आपको भी लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन बना रखे हैं दोस्तों। इस वीडियो में करेंगे हम इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रश्नावली 11 दूसरा 2 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे।